क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम, जो होगा हमारे क्लास 10th का बायो का पहला चैप्टर और द बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड 2025 के लिए। ठीक है, मेरे द्वारा आप लोग पढ़ेंगे। आइए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले हम जानने का कोशिश करते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। ठीक है, व्हाट यू मीन बाय जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम उन सभी प्रक्रियाओं को कहा जाता है जो जीवित प्राणी के शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, ये प्रक्रियाएं कोशिका के स्तर से लेकर के पूरे शरीर तक कार्य करती है और जीवन के लिए ये सारी कार्य क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं। ऐसी प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। ठीक है, यह जैव प्रक्रिया भी कहा जाता है, जैसे कि पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन इत्यादि। मतलब पोषण भी जरूरी है, श्वसन भी जरूरी है, परिवहन जिसको हम लोग परिसंचरण के नाम से जानते हैं ये भी जरूरी है, और उत्सर्जन जिसको एक्सक्रीशन भी बोलते हैं, इसके ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो आइए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। और इस चैप्टर में जो मोस्टली अपने को चर्चा करना है वो चर्चा करना है पोषण के बारे में। इसके बारे में, पोषण के बारे में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं पोषण। पोषण किसे कहते हैं? तो वह प्रक्रम या वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन को ग्रहण करता है, कर उसका उपयोग करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम क्या करते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के जरिए वो क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, यही प्रक्रिया क्या कहलाएगा, पोषण। या एक और तरीका, हम एक और बात क्या बोल सकते हैं कि पोषक तत्व को ग्रहण करने की प्रक्रिया को, पोषक तत्व को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, को पोषण कहते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा डेफिनेशन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोषण के बारे में और कुछ संबंधित चीजें क्या होती है देखते हैं। ठीक है, अब अगर बात किया जाए पोषण के बारे में, तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये मेनली 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। ठीक है, स्वपोषण के बारे में अगर बात किया जाए, इसे कहते हैं स्वपोषण, जिसको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो पोषण क्या कहलाएगा, स्वपोषण। और उस जीव को हम क्या कहेंगे, स्वपोषी जीव। क्या कहेंगे, स्वपोषी जीव। ठीक है, या इस प्रकार के पोषण में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहता है, जैसे कि हरे पेड़ पौधे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं परपोषण के बारे में। देखिए, इसका जस्ट उल्टा होता है। परपोषण क्या होता है, इस प्रकार के पोषण में जीव जो है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना करके, यानी अपना भोजन स्वयं न बना करके किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, इसी पोषण को हम क्या कहते हैं, परपोषण। और ऐसे जीव को हम क्या कहेंगे, परपोषी। ठीक है, जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, कीड़े मकोड़े और भी कई सारे जीव हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। परपोषण के बारे में बात करें तो ये इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, देखते हैं आगे। ठीक है, पोषण से संबंधित और भी कुछ बातें। सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। इन पौधों में एक प्रकार की रचना यानी कि हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट जिसको बोलते हैं वो पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या कर पाते हैं, पोषण कर पाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक वर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट में ये वर्णक का मतलब होता है, ये समझ लीजिए कि एक प्रकार का रंग होता है। ठीक है, इसी की वजह से पेड़ पौधे के पत्ते या बहुत ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं जो छोटे अवस्था में हरे दिखते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। परपोषण के बारे में बात करें तो परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी, परजीवी
और प्राणीसम। ठीक है, तीनों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं आगे। आइए देखते हैं। बात करते हैं मृतजीवी पोषण के बारे में। ठीक है, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं यानी मरे हुए पौधों और मरे हुए बात करते हैं मृतजीवी पोषण के बारे में। इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से क्या करते हैं, अपना भोजन अवशोषित करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, मृत जीवी को अपघटक भी कहते हैं यानी डीकम्पोजर। ठीक है, जैसे कोई भी चीज मर जाता है तो वो कैसे गल जाता है, सड़ जाता है, उसमें छोटे छोटे जीवाणु आ जाते हैं जो उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, खा के उसको गला देते हैं। ठीक है, मृत जीवी पोषण करने वाले जीव को मृत मृत जीवी कहलाते हैं। वैसे जीव जो मृत जीवी पोषण से संबंध रखते हैं क्या कहलाएंगे, मृत जीवी कहलाएंगे। ठीक है, अनेक कवक, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में पोषण की यही विधि पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं जैसे कि आगे बात करते हैं परजीवी पोषण के बारे में। परजीवी पोषण क्या होता है, इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। परजीवी यानी पैरासाइट के रूप में रहता है। वो क्या करता है, जीव के शरीर में या तो परमानेंटली रहेगा या कुछ समय के लिए रहेगा, और वो जिंदा जीव के शरीर से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, पोषक लेते हैं। ऐसे ही जीव को हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। यह पोषण कवक, जीवाणु और कुछ पौधों जैसे कि अमरबेल तथा कई जंतुओं में भी होती है। इसके एग्जाम्पल हैं, अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो गोल कृमि, टेप वार्म, ठीक है, मलेरिया, ये सभी क्या है, परजीवी ही है। याद रखिएगा ये अमरबेल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, पादप से संबंधित है, इसलिए कई बार पूछ लेता है। जैसे कि ये देखिए, पेट में कीड़े हो जाते हैं। ठीक है, लड़कियों के बालों में जू हो जाती है, ये सब क्या है, परजीवी के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परजीवी द्वारा ग्रहण भोजन क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है जो सामान्यतः तरल रूप में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्राणी संपोषण के बारे में। क्या होता है प्राणी संपोषण, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, क्या कहलाता है, प्राणी संपोषण कहलाता है। इस प्रकार का पोषण सामान्यतः जंतुओं में पाया जाता है, जैसे कि मेढक, मनुष्य, गाय, बकरी इत्यादि। ठीक है, प्राणी संपोषण करने वाले जीव प्राणी समभोजी कहलाते हैं। याद रखिएगा ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा प्राणी समभोजी जीव होते हैं, किससे संबंधित होते हैं, प्राणी संपोषण से। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम में प्राणी संपोषण ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हमारे सामने क्वेश्चन आ गया कि पोषण के कितने मुख्य प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं पोषण के, पोषण के मुख्य प्रकार दो होते हैं, हमने अभी अभी देखा था, स्वपोषण और परपोषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण में जीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। स्वपोषी पोषण में जीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, अन्य जीव को खाकर, स्वयं संश्लेषित करके, मृत जीवों से, या परजीवी के रूप में। तो हम जानते हैं कि ये स्वयं संश्लेषित करते थे, जो स्वपोषी जीव है वो स्वयं अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है परजीवी पोषण का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, कौन सा है परजीवी पोषण का उदाहरण, क्या शेर परजीवी है, क्या पेड़ परजीवी है, क्या गाय परजीवी है, नहीं, गाय किस में आता है, अभी अभी हम लोग देखे हुए थे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम आप लोगों पर छोड़ते हैं। ठीक है, अगर नहीं बने तो कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डाल देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि मृतजीवी पोषण किस में पाया जाता है, किस में मृतजीवी पाया जाता है, सभी हरे पौधे में, ठीक है, कवक और बैक्टीरिया में, सभी जंतुओं में, केवल मनुष्यों में। ठीक है, सभी जंतुओं में, क्या जंतुओं में मृतजीवी पाया जाता है, नहीं,
क्या केवल मनुष्यों में मिर्चजीवी? नहीं, मनुष्यों में भी नहीं होता है। क्या हरे पौधों में? हरे पौधे तो हम जानते हैं ये स्वपोषी होते हैं, तो मिर्चजीवी होगा ही नहीं। बच क्या गया? कवक और बैक्टीरिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राणी संपोषण का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, प्राणी संपोषण कौन कौन होंगे? क्या अमरवेल प्राणी संपोषण होते हैं? नहीं। ठीक है, जीवाणु नहीं, कवक भी नहीं होंगे। ठीक है, प्राणी संपोषण क्या हो सकते हैं? चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? देखिए, प्रकाश संश्लेषण के बाद जब ये होगी तो आपको इसका डेफिनेशन आना चाहिए, आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए कि क्या होती है प्रकाश संश्लेषण। जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। यानी पेड़ पौधा जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना खाना बनाते हैं, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि पानी की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, बात करते हैं हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने की क्षमता होती है। कुछ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं, क्या कहलाते हैं? मिर्चजीवी या परजीवी होते हैं। ठीक है, जैसे कि गोबर का छत्ता मिर्चजीवी होते हैं, अमरबेल का पौधा ये क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। आगे बढ़ा जाए। चलिए, यहाँ पर देखिए, एक पौधा को हमने दिखाया आपके सामने कि देखिए ये सूर्य की रोशनी में क्या कर रहे हैं? सूर्य से रोशनी लेकर के, ठीक है, और क्या कर रहे हैं? ये अपना भोजन तैयार कर रहे हैं। ठीक है, हमने अभी अभी बताया था कि इनको भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले लाइट एनर्जी, यानी सूर्य की रोशनी तो आवश्यक है, वहीं से ये लाइट एनर्जी को क्या करता है? केमिकल एनर्जी में बदलता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हाँ, और उसके बाद जमीन से ये क्या कर लेगा? पानी ले लेगा और मिनरल्स ले लेगा, और इसे क्या करेगा? खाना बनाएगा। खाना बनाने के बाद इसको क्या मिल जाएगा? एनर्जी मिलेगा। ठीक है, एनर्जी बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा, एनर्जी का यूज कर लेगा। ठीक है, पानी भी बनता है, पानी को वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ये क्या करता है? बाहर निकाल देता है, और ऑक्सीजन को भी बाहर निकाल देता है। आगे देखते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एक कुछ बातें और। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 आवश्यक कच्चे पदार्थ के नाम लिखिए, मतलब कौन कौन सा चीज जरूरी है। तो सबसे पहले उन्हें सूर्य की रोशनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्लोरोफिल या पर्णहरित चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और H2O यानी पानी और खनिज लवण चाहिए। ये सारी चीजें मिलेंगी तभी कोई भी पौधे क्या कर पाएंगे? प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। बिल्कुल सही बात है, प्रकाशीय ऊर्जा को ये क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन स्टार्च या मंड के रूप में संचित रहता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पोत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है, जिसको पेड़ पौधे क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। देखिए, ऑक्सीजन बना, पेड़ पौधे पत्ती के जरिए ऑक्सीजन को बाहर कर देंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, लेते हैं। ठीक है, वाटर भी ये एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, और सनलाइट भी ये लेंगे, और ये तीनों चीज लेकर के क्या कर देंगे? अपना भोजन बनाएंगे। भोजन बनाने के बाद इन्हें ऊर्जा मिल गया, जो चीजें रेस्ट बच गया, जो ऑक्सीजन जो इसके काम करने होता है, क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि पेड़ पौधा में जो भोजन बनता है, ठीक है, तो उसको वह स्टोर किसके रूप में करता है? स्टार्च के रूप में। स्टार्च को ही हम मंड कहते हैं। ठीक है, मंड के रूप में ये स्टार्च स्टोर करता है। बात करें अगर जंतुओं के बारे में, जैसे हम लोग मनुष्यों में क्या होता है? हम लोगों का जो स्टोर फूड होता है वो होता है ग्लाइकोजन। क्या होता है? ग्लाइकोजन। ठीक है, और पादपों का क्या होता है? पादपों का होता है स्टार्च। आगे बढ़े। प्रकाश संश्लेषण के बारे में और भी बातें। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में हो सकती है, क्योंकि रात में तो सूर्य की रोशनी मिलेगी नहीं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हम लोग CO2 को छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे क्या करते हैं? इसी CO2 को
ग्रहण कर लेते हैं, इस CO2 को ग्रहण कर लेते हैं और फिर ये क्या करते हैं, ग्रहण करने के बाद वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, बैलेंस बना हुआ रहता है दोनों के बीच में, ठीक है। लेकिन पेड़ पौधे की कमी, जंगलों की जो कटाई है, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक किसमें होती है, क्लोरोप्लास्ट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग एवं हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है, बिल्कुल सही बात है। प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं, कौन से गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं वो लोग, ठीक है। पत्तियों की बाहरी त्वचा में क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसके जरिए ऑक्सीजन को बाहर करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। इन्हीं रंध्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधों का रंग उतना महत्व नहीं रखता है, केवल उनकी पत्तियों में क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई ऐसे पौधे हैं जो आपको हरा रंग ना दिख करके वो आपको किसी दूसरे रंग का, सपोज कीजिए वो गुलाबी रंग दिख रहा है, ठीक है, गुलाबी रंग दिख रहा है, तो क्या उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है, उसमें भी प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। रंग कैसा दिख रहा है ये नहीं जरूरी बात है, जरूरी है कि उसके पास क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, ठीक है ना। अब सोचिए हम दो कलर को घोल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम क्या कर रहे हैं, उजला कलर को और नीला कलर को, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम नीला जो है, नीला कलर ज्यादा डाल दिए, नीला कलर क्या कर दिए, ज्यादा डाल दिए, तो घोलने के बाद हमको क्या दिखेगा, नीलापन ज्यादा दिखेगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि उजला कलर नहीं है, उजला भी है, और अगर उजला कलर है तो वो अपना काम करेगा। यही चीज, यही गुण होता है पादपों में, पेड़ पौधों में, ठीक है। उन्हें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए होता है, क्लोरोफिल। चाहे वो किसी भी रंग का दिखे उसमें क्लोरोफिल होगा ही, जिसमें क्लोरोफिल नहीं होगा वो परजीवी की तरह काम करेगा, ठीक है। आगे बढ़े। क्लोरोफिल अणुओं को क्या करता है, प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। क्लोरोफिल का जो अणु होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण का इकाई कहते हैं, क्योंकि इसी की वजह से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण संभव हो पाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो चरणों में होती है। पहला चरण है प्रकाशीय अभिक्रिया और दूसरा चरण है अप्रकाशीय अभिक्रिया, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने प्रकाश संश्लेषण से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण टॉपिक में जितना हमको कवर करना था हमारे सिलेबस के हिसाब से वो कवर हो गया है। आगे अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे किसका उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं। किसका उपयोग, केवल कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं, केवल सूर्य के प्रकाश का नहीं, केवल जल का नहीं, सूर्य के प्रकाश का, कार्बन डाइऑक्साइड और जल तीनों का करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्णक कौन है, ठीक है। तो आवश्यक हरा वर्णक, हरा कलर का खून होता है, हीमोग्लोबिन के कारण हमारा खून लाल होता है, तो ये तो पहले ही नहीं होगा, ठीक है। कैरोटीन पिगमेंट भी नहीं होगा, ये गाजर सब में पाया जाता है। जेंथोफिल भी नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, कहाँ होती है, क्या कोशिका द्रव में होती है, क्या केंद्रक में होती है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्या क्लोरोप्लास्ट में होती है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होती थी, क्लोरोप्लास्ट में। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है, अरे यार ऑक्सीजन मुक्त होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, केवल हरे पौधों में, सभी जीवों में, केवल जंतुओं में, केवल कवकों में। बिल्कुल नहीं, जंतु में नहीं होता है, ठीक है, सभी जीव में नहीं होता है, कवक में नहीं होता है, होगा किसमें, सिर्फ हरे पौधों में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा कहाँ से आती है, कहाँ से जरूरी ऊर्जा आता है वो। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, क्या भोजन से, अरे नहीं, वो भोजन तो बनाएगा ना, सिर्फ जल से नहीं, सिर्फ मिट्टी से नहीं, जो जरूरी ऊर्जा है वो कहाँ से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से, ठीक है। अगला हमारे सामने क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या बनता है,
फाइनली क्या कौन सा उत्पाद बनता है? ग्लूकोज बनता है या स्टार्च बनता है या प्रोटीन बनता है या वसा बनता है? वसा प्रोटीन नहीं बनेगा, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, और इसी को किसके फॉर्म में कन्वर्ट करके रखता है? स्टार्च के फॉर्म में। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अगला हमारे सामने क्वेश्चन है, पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? हमने क्या देखा था? छोटे छोटे रंध्र होते हैं, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इन्हीं छिद्रों के जरिए क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस चरण में होती है? किस चरण में? क्या केवल रात में होती है? नहीं। क्या दिन और रात दोनों में नहीं हो सकते? अगर रात में नहीं होगी तो दिन और रात दोनों मिला करके नहीं होगा। क्या कभी नहीं? ऐसा नहीं है, केवल और केवल दिन में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके लिए महत्वपूर्ण है? क्या सभी जीवों के लिए जरूरी है? नहीं, क्योंकि सभी जीव कर ही नहीं पाएंगे। क्या केवल जंतुओं के लिए जंतु प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं? मनुष्य भी नहीं करते हैं। करते कौन है प्रकाश संश्लेषण? पौधे। ठीक है, अगला हमारे सामने अब नेक्स्ट टॉपिक है अमीबा, जिसके बारे में हमारा सिलेबस जिक्र करता है। अमीबा के बारे में अगर बात करें तो यह जो है एक प्राणी समपोषी जीव होते हैं। क्या होते हैं? प्राणी समपोषी, याद रखिएगा। ठीक है, कैसा जीव होते हैं ये? प्राणी समपोषी। यह एक मृदु जलीय एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार, इसका आकार फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये अमीबा का डायग्राम है, ये अमीबा का चित्र है। यहाँ पर इसका आकार फिक्स नहीं है। अभी देखिए इसका ये आकार ऐसे दिख रहा है ना, अगर यहाँ पर इसको भोजन यहाँ पर दिख जाएगा तो ये क्या करेगा? इसी को ऐसे 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 बढ़ा लेगा, इधर इधर घुमा लेगा, इसको ऐसे घुमा लेगा, और दोनों को घुमाते घुमाते एक समय के बाद इस फूड पार्टिकल को पकड़ करके खा जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका आकार फिक्स नहीं होता है। ठीक है, और ये जो इसका आकार ऐसे बढ़े हुए हैं, ठीक है, ये दरअसल इनका एक्चुअल में ऐसा कोई चीज होता नहीं है। ये इसको बदल सकते हैं, ये इसी अंक को ये यहाँ से भी ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कूटपाद। क्या बोलते हैं? कूटपाद। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, तो इसका आकार कूटपाद बनने और बिगड़ने के कारण क्या होते रहता है? बदलते रहता है। यह कूटपाद की मदद से ही क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको यहाँ पर दिखाया। अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम एवं कुछ एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि जो है ये खाते हैं। अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण और पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। ठीक है, अमीबा में पाचन भोजन रसधानी में होता है, भोजन राजधानी में ही एक एंजाइम के द्वारा होता है। अमीबा में अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता, ये कहीं से भी निकाल सकता है। जैसे हम लोगों के शरीर में क्या है कि शरीर से पचे हुए सब्सटेंस को या क्या कहते हैं नहीं भी पचा, ठीक है, जिसकी जरूरत नहीं है, तो हम उसको एक फिक्स जगह से निकाल सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता, ये कहीं से भी निकाल सकता है। आगे बढ़े। अगला हमारे सामने टॉपिक है पैरामीशियम के बारे में। ठीक है, क्या होता है पैरामीशियम? ये देखिए, पैरामीशियम के बारे में अगर बात करें तो यह भी एक प्राणी समभोजी एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, याद बताइए, अमीबा क्या था? प्राणी समभोजी या प्राणी समपोषी? वो प्राणी समपोषी था, ये प्राणी समभोजी है। अमीबा की भांति पैरामीशियम भी मृदु जलीय मतलब मीठे पानी में मिलेगा। मीठे पानी यानी कि पीने वाले पानी में मिलेगा। मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। इसका आकार निश्चित होता है, जैसे अमीबा का आकार फिक्स नहीं होता तो इसका आकार क्या होगा? फिक्स होगा। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है, जो क्या कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहलाता है। यानी जिस जगह से पैरामीशियम भोजन को अंदर लेगा, खाएगा, उस जगह को हम क्या बोलेंगे? साइटोस्टोम या कोशिका मुख बोलते हैं। इन्हीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लाइन छोड़ देना आप लोगों को। ठीक है, ये मिस्टेक से टाइपिंग हो गया। ठीक है, बाकी चीज हम लोग आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में। इसके बारे में, मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में
मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में बात किया जाए तो ये हमारे पाचन तंत्र का एक मुख्य हिस्सा है। ये ऐसे हमारे मुख गुहा से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, मुख गुहा से जुड़ा हुआ होता है। मुख गुहा से फूड पार्टिकल इसके जरिए आएगा और ये यहाँ से कहाँ आ जाएगा, हमारे अमाशय में, ठीक है, जिसको पेट की थैली भी बोलते हैं। ये क्या है, हमारा पेट की थैली, क्या है, पेट की थैली, ठीक है। और ये पेट की थैली से फिर खाना कहाँ जाएगा, इस वाले पाइप में जाएगा, ये जो घुमा हुआ है इसमें जाएगा, जिसको हम बोलते हैं छोटी आंत। क्या बोलते हैं इसको, छोटी आंत, छोटी आंत, ठीक है। और फिर छोटी आंत से खाना पचते पचते कहाँ चला जाएगा, इस आंत में जाएगा, इसको हम बोलते हैं बड़ी आंत। क्या बोलते हैं, बड़ी आंत, ठीक है। ये क्या है, हमारा बड़ी आंत, ठीक है। इस पूरे के पूरे पार्ट को हम बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं, आहार नाल, आहार नाल। आहार नाल का मतलब याद रखिए, हम इसको पाचन तंत्र नहीं बोले, आहार नाल। आहार नाल मतलब मुख गुहा से लेकर के, मुख गुहा, मुख गुहा से लेकर के मल द्वार तक, मुख गुहा से लेकर के मल द्वार तक के पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, आहार नाल। ये हमारा मुख गुहा हुआ और ये हमारा वो रास्ता हुआ, इसको हम बोलते हैं मल द्वार, जहाँ से हम लोग वेस्ट मटेरियल क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं शरीर से। इसके साथ और कुछ ग्रंथि होते हैं जो उसमें अपना सिक्रेशन डालते हैं, तब उसको पूरे मिलाकर के दोनों को क्या कहते हैं, हम कहते हैं पाचन तंत्र। जिसमें आएगा हमारा यकृत, जिसमें इम्पोर्टेंट ग्रंथि क्या है, यकृत, ठीक है। तो आहार नाल, आहार नाल और इसके साथ कुछ ग्रंथि मिलाकर के, दोनों को मिलाकर के हम क्या नाम देते हैं, मनुष्य का पाचन तंत्र, ठीक है। क्या नाम देंगे, मनुष्य का पाचन तंत्र। आइए इसके बारे में एक डिटेल्ड नोट्स, डिटेल्ड ओवरव्यू हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में अगर बात किया जाए, ठीक है, तो क्या होता है, मनुष्य तथा सभी जितने भी उच्च श्रेणी के जीव हैं, सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए क्या होते हैं, विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाते हैं, ठीक है। एक विशेष अंग होता है जो आहार नाल कहलाता है, जिसके बारे में अभी अभी हमने आपको बताया था, ठीक है। आहार नाल, आहार नाल से संबंध पाचक ग्रंथि, कुछ ग्रंथि होता है जिसके बारे में हमने आपको बताया था, ठीक है। आहार नाल से संबंध पाचक ग्रंथि और पाचन क्रिया मिला करके पूरा को हम क्या नाम देते हैं, पाचन तंत्र। ये दोनों ही मिलकर के क्या क्या निर्माण करते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। आगे बात किया जाए पाचन तंत्र के बारे में, ठीक है। पाचन तंत्र के बारे में आगे बात करें तो यह आहार नाल एक क्या होता है, कुंडलित रचना होता है, जिसकी लंबाई, इसकी जो लंबाई होती है वो 8 से 10 मीटर। याद रखिएगा, मानव के आहार नाल की लंबाई कितना हो सकता है, 8 से 10 मीटर तक हो सकता है, ठीक है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, मुख गुहा क्या होता है, मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। यह ऊपरी भाग तथा निचले जबड़े से घिरा हुआ होता है। ये जो हमारा मुख गुहा जो भाग होता है वो ऊपर और नीचे दोनों जबड़ा से क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। मुख गुहा में और क्या होते हैं, जीभ होते हैं और दांत होते हैं। हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां भी पाई जाती है, ठीक है। लार जो टपकने लगता है आप लोगों को अच्छे अच्छे खाना देख करके, वो क्यों, क्योंकि लार ग्रंथि होती है हमारे पास, उसी की वजह से लार टपकने लगता है। लार ग्रंथियों से निकलने वाला सबसे प्रमुख एंजाइम होता है टाइलिन, ठीक है। भोजन का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जब हम खाना खाए तो खाना खाने के बाद वो जब जब पेट की थैली में गया तभी वो खाना पचेगा, मुख गुहा से ही शुरुआत हो जाता है। टाइलिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अगर हम हमारे मुख गुहा में ये टाइलिन एंजाइम ना रिलीज हो तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट जो हम चावल खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं
ये सब कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, तो वो पचेगा ही नहीं। उसको पचाने के लिए टाइलिन एंजाइम जरूरी है। जीभ के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे, देखिएगा कि जीभ जो होता है ना, उस पर छोटे 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 ऐसे आप गौर करके देखिएगा तो छोटे छोटे आपको दाने दाने जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। इसको हम बोलते हैं स्वाद कलियां। क्या बोलते हैं? स्वाद कलियां। ठीक है, आगे बढ़े, आइए आगे। ये जो स्वाद कलियां होता है, इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा भोजन क्या होता है हमको? मीठा, खारा यानी नमकीन, खट्टा, कड़वा यानी भोजन का जो स्वाद है, हम इसी स्वाद कलियों के द्वारा ही ले पाते हैं। अगर ये स्वाद कलियां किसी कारणवश सही से काम ना करे तो हमें भोजन के स्वाद का पता ही नहीं चलेगा। फिर आपको कोई कितना भी नमक डाल करके खिला दे, ठीक है, आप उसके बारे में अनुमान ही नहीं लगा सकते हैं कि कैसा होगा भोजन। ठीक है, अब बात करते हैं, ये इतना बात तो हो गया जीभ के बारे में। अब थोड़ा सा दांत के बारे में जानकारी ले लेते हैं। दांत का वह भाग जो मसूड़ों में धंसा होता है क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है। और मान लीजिए ये हमारा क्या है? मसूड़ा है। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा मसूड़ा है और ये हमारा दांत है। तो दांत का ये वाला जो भाग जो मसूड़ा में घिरा हुआ है, मसूड़ों में धंसा हुआ, इसको हम क्या कहेंगे? जड़ कहेंगे। ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? सिर कहलाएगा या शिखर कहलाएगा। इसी को हम शिखर भी बोलते हैं। ठीक है, और बीच वाला जो पार्ट बच जाता है उसको हम गर्दन, उसको क्या बोलते हैं? गर्दन या ग्रीवा, गर्दन या ग्रीवा बोलते हैं। ठीक है, जड़ तथा शिखर के बीच वाला भाग क्या कहलाता है? ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। और ऊपर जो निकला हुआ भाग होता है उसको हम सिर या शिखर कहते हैं। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होती है जिसके ऊपर दंतास्थि यानी कि डेंटाइन होती है, जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है। दांत का अधिकांश भाग क्या होता है? डेंटाइन यानी कि दंतास्थि होता है। ठीक है, और ये जो होता है यह हड्डियों से अधिक मजबूत एवं पीले रंग की होती है। डेंटाइन के ऊपरी भाग जो होते हैं वो इनेमल की एक कड़ी परत होती है जो दांतों को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, मानव के शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? दांत है, क्योंकि इसमें इनेमल पाया जाता है और इनेमल हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट, सबसे कठोर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, दांत के बारे में और बात करें, दांत भोजन को काटने, चबाने का कार्य करती है। एक वयस्क व्यक्ति में, एक मैच्योर व्यक्ति में जो दांत होंगे वो कितने होंगे? 32 होंगे। दांत के बारे में अगर बात किया जाए कि हमारे मुंह में कितने प्रकार के दांत हो सकते हैं, तो देखते हैं हमारे मुंह में जो दांत है सभी एक आकार के नहीं है। इस हिसाब से इसको 4 भाग में बांटा गया। ठीक है, कर्तनक या इंसाइजर, भेदक या कैनाइन, अग्र चवर्णक या प्रीमोलर्स, चवर्णक या मोलर्स। अगर बात किया जाए हमारे हमारे मुंह में क्या होते हैं? एक जबड़ा ऊपर और एक जबड़ा नीचे। ठीक है, किसी भी एक जबड़े के आधे भाग के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए हाफ ऑफ द जबड़ा है वो नीचे वाला है, इसके बारे में बात करते हैं कि कितने दांत इसमें हो सकते हैं एक वयस्क व्यक्ति में। तो दांत का एक फॉर्मूला होता है, दांत का दांत का फॉर्मूला होता है एक वयस्क व्यक्ति में। ठीक है, कितना होता है? 2 3 2 1। ठीक है, अब इसको हम रिप्रेजेंट करते आई सी, ठीक है, पी एम। ठीक है, आई से इंसीजर, सी से कैनाइन, पी से प्री मोलर। ठीक है, और इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम से मोलर। मोलर किसको बोले थे? इस वाले भाग को। अब देखिए एक जबड़ा के आधे भाग में मोलर कितने? एगो। ठीक है, तो एगो जबड़ा में कितने हो जाएंगे? एगो जबड़ा के आधे भाग में एगो मोलर, तो पूरा जबड़ा में दूगो, तो पूरा दोनों जबड़ा मिला करके कितना हो जाएगा? 4 गो। हर एक को आप 4 से गुना कर दीजिए, आपको उस दांत की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए, ठीक है, तो इंसाइजर मतलब कि कर्तनक कितने हो जाएंगे? 2 को 4 से गुना कीजिए, 2 चौक 8। ठीक है, तो हमारे पूरे जबड़ा, दोनों जबड़ा मिला करके कितने इंसाइजर कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक है, ये ये भेदक या कैनाइन कितने हो जाएंगे? ये 12 हो जाएंगे। ठीक है, प्री मोलर कितने हो जाएंगे? ये भी 8 हो जाएंगे। और मोलर टोटल कितने होंगे? 4 होंगे। आगे बात करते हैं, दांतों में अम्लीयता बढ़ जाने के कारण दांत क्या होने लग जाते हैं? खराब होने लग जाते हैं, यानी दंत अस्थिक्षय कहलाते हैं, जिसको हम दंत अस्थिक्षय कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ग्रसनी के बारे में। ठीक है, ग्रसनी मुख गुहा का पिछला भाग होता है, इसको हम इंग्लिश में फैरिंग्स भी कहते हैं। ये वो भाग होता है, जैसे कि ये देखिए हमारा, मान लीजिए कि हमारा मुंह वाला पार्ट है, ठीक है, मुख गुहा है, और इसके ऊपर में छोटे छोटे ये क्या होंगे?
दो, ये नाक वाला पार्ट होगा, ये दोनों ही अंदर में किसी न किसी एक भाग पर मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ से भी दो पाइप नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। एक पाइप क्या करेगा, एक पाइप से हम खाना अंदर जाएगा हमारे बॉडी में, और एक पाइप से क्या होगा, हमारे बॉडी में क्या होगा, भोजन अंदर जाएगा, ठीक है। ठीक है, जिसमें याद रखिएगा कि याद रखिएगा कि ये जो खाना वाला जो पाइप है वो पीछे के रास्ते से जाता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर ये दोनों मुख गुहा और ये नास द्वार वाला गुहा दोनों ही मिलते हैं। इस जगह को हम क्या बोलते हैं, ग्रसनी या फैरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ग्रसनी में क्या होते हैं, दो छिद्र होते हैं, एक निगल द्वार होते हैं जो आहार नाल के अगले भाग ग्रास नली में खुलता है, ये वाला छिद्र, ठीक है। ये वाला छिद्र क्या होता है, आहार नाल के अगले भाग ग्रास नली में खुलता है। दूसरा क्या होता है, कंठ द्वार, इसको बोलते हैं, ये वाला बोलते हैं कंठ द्वार, ये सीधे लंग्स फेफड़ा के पास खुलेगा, ठीक है, जो श्वास नली में खुलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये श्वास नली से क्या हो जाएगा, हवा अंदर जाएगा, ठीक है। ये आहार नाल वाला जो है, इससे क्या जाएगा, खाना अंदर जाएगा। आगे बात करते हैं, कंठ द्वार एवं निगल द्वार के बीच एक पट्टी जैसी संरचना होती है। अगर मान लीजिए कंठ द्वार है, ठीक है, और इधर क्या है, एक निगल द्वार है, तो इसके बीच में एक पट्टी जैसी संरचना होगी। जैसे ही खाना आएगा तो ये पट्टी इसको ढक देगा, तो खाना किधर चला जाएगा, रास्ता और कहीं है ही नहीं, तो खाना सीधे हमारा आहार नाल में जाएगा, निगल द्वार में जाएगा, ठीक है। इस संरचना को हम नाम देते हैं एपिग्लोटिस। क्या नाम देते हैं, एपिग्लोटिस, ठीक है। मनुष्य जब भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को क्या करती है, ढक देती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार तक ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली से होता हुआ भोजन कहाँ जाएगा, आमाशय में जाएगा, यानी हमारे पेट की थैली में जाएगा। और ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। भोजन का पाचन मुख गुहा में होता है, लेकिन ग्रास नली, ये देखिए, अगर ये हमारा मुख गुहा है तो इसमें भोजन का पाचन होगा, लेकिन फिर ये जो रास्ता है, इतना दूर का पाइप इस पाइप में नहीं होगा, फिर यहाँ से जब स्टमक में जाएगा, पेट की थैली में जाएगा, तब होगा, ठीक है, तब होगा। ये हमारा पेट की थैली है। तो इस बीच में भोजन का पाचन नहीं होगा, खाली मुख द्वार में होगा, उसके बाद फिर पेट की थैली से भोजन का पाचन शुरू होता है। तो पाचन तंत्र के बारे में हमने कहाँ तक अभी तक पढ़ा, ये ग्रास नली के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ने के क्रम में क्या आता है, अमाशय, ये पेट की थैली जिसको हम बोलते हैं। तो अब हम अमाशय के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये बात कर लेते हैं अमाशय के बारे में। ये हमारा अमाशय का सुंदर सा एक चित्र, जिसको हम पेट की थैली भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेट की थैली, ठीक है। हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना इसी में आकर के स्टोर होता है। इसका ये ऊपर वाला भाग जो है, इस ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं कार्डियक, क्या बोलते हैं, कार्डियक, ठीक है। और नीचे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक, क्या बोलते हैं, पाइलोरिक, क्या बोलते हैं, पाइलोरिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अमाशय के बारे में बात करते हैं। क्या होता है, एक चौड़ी, ठीक है, तो ये क्या है, अमाशय के बारे में बात करते हैं। यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में क्या होती है, फैली होती है। आगे बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। अमाशय का अग्र भाग कार्डियक और पीछे वाला यानी कि नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा, पाइलोरिक कहलाता है। अमाशय के बारे में बात करते हैं, तो जठर ग्रंथियों की तीन प्रकार की कोशिकाएं इसमें पाई जाती है, ठीक है। पहला होता है श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका, म्यूकस सेल जिसको बोलते हैं। दूसरा है भित्तीय या अम्लजन कोशिका, जिसको पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या है, मुख या जैमोजन कोशिका, चीफ सेल या जैमोजन सेल जिसको बोलते हैं। इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्राव का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, गैस्ट्रिक जूस कहलाता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और श्लेष्मा तथा पेप्सिनोजन भी होते हैं। पेप्सिनोजन निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कहाँ से होता है, अम्लजन कोशिका से, ठीक है।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है, कौन से रूप में, पेप्सिन में। याद रखिएगा पेप्सिनोजन जो है, पेप्सिनोजन, ठीक है, ये इनएक्टिव स्टेट में, निष्क्रिय अवस्था में, जब ये सक्रिय अवस्था में बदलेंगे तो कौन अवस्था क्या कहलाएंगे, पेप्सिन। अगर आपसे पूछेगा पेप्सिनोजन का सक्रिय अवस्था है, क्या हो जाएगा, पेप्सिन, ठीक है। ये एक प्रकार के एंजाइम के जैसे काम करते हैं। पेप्सिन क्या करता है, भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे क्या करता है, पेप्टोन में बदल देता है। यानी हम जो खाना खाते हैं उसमें जो प्रोटीन होगा, उस प्रोटीन को कौन कन्वर्ट करेगा, पेप्सिन एक्ट करेगा, और उसको पेप्सिन को पेप्सिन एक्ट करके उसको क्या करवा देगा, पेप्टोन में बदल देगा। किसमें, पेप्टोन में बदल देगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो क्या होता है, ये जीवाणुनाशक होते हैं, ठीक है, जीवाणुनाशक की तरह कार्य करते हैं। मतलब ये हाईली एसिडिक होते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम जब खाना खाते हैं तो उसके साथ कई सारे थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया हमारे खाने के साथ अंदर जाते हैं, तो उस बैक्टीरिया का नष्ट होना जरूरी है, जिसको कौन मारता है, वो जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आते हैं, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, उनका नाश हो जाता है, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। म्यूकस का स्राव कहाँ से होता है, म्यूकस कोशिकाओं से होता है। म्यूकस अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एंजाइम पेप्सिन से क्या करता है, सुरक्षित रखता है, ठीक है। बात करते हैं, मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन कितना, 3 लीटर जठर रस बनता है। याद रखिएगा, हर दिन लगभग लगभग 3 लीटर जठर रस, यानी ये जो कोशिकाएं थी, जठर ग्रंथियां जिसको बोले, ठीक है, तीनों का सिक्रीशन होता है। अमाशय की ग्रंथियों से कभी कभी अत्यधिक अम्लीय स्राव होने लगता है, जिसके कारण इनकी दीवारें, मतलब अगर ये हमारे स्टमक है, ये हमारे पेट की थैली है, ठीक है, तो इसमें क्या है, इस पर एक म्यूकस की लेयर होती है, जिसके वजह से इसमें जो HCl है वो इस पर एक्ट नहीं करता है, और इसकी वजह से हमारा पेट की थैली सुरक्षित रहता है। लेकिन कभी कभी ये बहुत ज्यादा सीक्रेट होने लगता है, या किसी कारणवश म्यूकस कम सीक्रेट हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि HCl डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा ये हमारे पेट की थैली की दीवार से, और इसमें घाव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं अल्सर। क्या बोलते हैं, अल्सर। अब ये अल्सर कई प्रकार के हो सकते हैं। अगर पेट की दीवार में हो रही है, पेट की थैली की दीवार में, तो उसको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर। क्या कह रहा है, ऐसी स्थिति में अमाशय की दीवार के आंतरिक स्तर में कहीं कहीं गोलाकार अंदर की ओर कुछ धसा हुआ घाव निकल जाता है। ऐसा घाव क्या कहलाता है, ऐसा घाव पेप्टिक अल्सर कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़े। अब बात करते हैं वैसे व्यक्तियों में जो लंबे समय तक बिना भोजन के अर्थात भूखे रह जाते हैं, उनमें पेप्टिक अल्सर होने की संभावना क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अमाशय में क्या होता है, अमाशय में प्रोटीन के आंतरिक भोजन के वसा का भी पाचन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। लेकिन याद रखिए, यहाँ सिर्फ प्रारंभ होता है, पूर्ण रूप से नहीं होता है। यहाँ वसा का आंशिक पाचन एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। एंजाइम का नाम याद रखिएगा, ठीक है। किसके द्वारा होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। किसका, वसा का, जिसको हम फैट बोलते हैं, ठीक है। कोई लोग मटन उटन खाने वाले होंगे तो उन्हें पता होगा, वो उजला उजला पतला सा जो लेयर होता है, वो क्या चीज होता है, वो फैट का ही लेयर होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देगा, और आमाशय में अब भोजन का स्वरूप गाढ़े गाढ़े लई की तरह हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। देखिए, जब हम खाना खाए, मुख गुहा से खाना अंदर जाएगा, ठीक है। जब हम खाना खाए तो ये जो खाना है अंदर में हमारे मुख गुहा में क्या हुआ, सलाइवा से मिक्स हुआ, तो यहाँ पर इसको नाम देंगे बोलस। क्या नाम देंगे, बोलस। और यही जब पेट की थैली में जाएगा, यही जब पेट की थैली में गया और यहाँ पर कई सारे एंजाइमों से मिक्स करके जब आगे बढ़ा, तो इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा काइम। क्या हो जाएगा, काइम। याद रखिएगा, और कोई चीज नहीं है। आगे बढ़े। काइम अमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा क्या होता है, छोटी आंत में पहुंचता है। मतलब जिस भाग पर छोटी आंत क्या होती है, छोटी आंत जिस भाग पर क्या होती है, हमारे स्टमक यानी कि पेट की थैली से जुड़ती है, उस भाग को हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक। ये वाला भाग क्या कहलाएगा, पाइलोरिक भाग। इसके द्वारा काइम क्या होता है, छोटी आंत में इंटर करता है। अब छोटी आंत का जिक्र हुआ है तो थोड़ा सा अपने को छोटी आंत के बारे में पढ़ना है। बात करते हैं छोटी आंत के बारे में, क्या क्या है देखते हैं, ठीक है। छोटी आंत क्या है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। हमारे आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, छोटी आंत। फिर भी इसको छोटी आंत बोलते हैं। रीजन क्या है कि जो, देखिए, अगर बात किया जाए बड़ी आंत के बारे में, तो बड़ी आंत की जो लंबाई होती है
वो क्या होती है, एज कंपैरिजन टू छोटी आंत वो कम होती है, जबकि छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है। फिर भी इसको हम छोटी आंत क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी डायमीटर कम होती है, यानी अंदर से खोलाई। ये अगर छोटी आंत है तो बड़ी आंत इस आकार का होगा, तो ठीक है, अंदर से डायमीटर इसका कम होता है, इसी वजह से छोटी आंत को छोटी आंत बोलते हैं। ठीक है, और बड़ी आंत में क्या होगा, उसका डायमीटर ज्यादा होता है, इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह बेलनाकार रचना होता है। आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, मतलब जितना भी हम खाना खाते हैं पूरा फुल्ली वो डाइजेस्ट कहाँ पर होगा, हमारी छोटी आंत में ही होगा। आगे बढ़े, बात करते हैं। मनुष्य में जो इसकी लंबाई है वो लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई कितनी होगी, 2.5 सेंटीमीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई मनुष्य में कितना, लगभग 6 मीटर। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितना, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर होगा। आगे बढ़ते हैं। भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। लंबाई सामान्यतः भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है ताकि सेलुलोज का पाचन ठीक से हो सके। सेलुलोज जानते हैं, कोशिका के ऊपर एक लेयर होता है, ठीक है, ये पादपों में होती है। ठीक है, मांसाहारी भोजन का पाचन अपेक्षाकृत सरल होता है, इसलिए मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई क्या होती है, कम होती है। ठीक है, छोटी आंत के भाग को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा भाग, इनके ग्राहनी या ड्यूडेनम जिसको हम बोलते हैं, जेजुनम और इलियम, ये 3 भाग में इनको बांटा जाता है। बात करते हैं ग्राहनी के बारे में। ठीक है, ग्राहनी क्या करता है, छोटी आंत का पहला भाग होता है, जो भाग क्या होता है, इसमें हम क्या कहते हैं, हमारी पेट की थैली से कंसल्ट करता है। ठीक है, यह प्रायः सी के आकार का होता है। ग्राहनी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा एक नलिका खुलती है। यह नलिका 2 भिन्न भिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। छोटी आंत के अधिकांश भाग जो होता है वो क्या होता है, इलियम होता है। इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त हो जाता है। ठीक है, बचे हुए भोजन का अवशोषण भी कहाँ पर हो जाता है, छोटी आंत में। तो बचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में, यहीं से एब्जॉर्प्शन की क्रिया होगी। और छोटी आंत का भी इलियम वाला जो पार्ट है वहां पर पूरा फुली डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की काम कंप्लीट हो जाती है। फिर तो नेक्स्ट चीज आगे बढ़ती है बड़ी आंत की तरफ, वो क्या होता है, वो अनवांटेड पार्टिकल होता है और उसमें पानी की मात्रा होती है, तो पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है बड़ी आंत से। ठीक है, अब देखिए, भोजन के पाचन में लीवर का एक अहम रोल रहता है। लीवर यानी कि यकृत, तो अपने को यकृत के बारे में पढ़ना है। बात कर लेते हैं यकृत के बारे में। ये रहा हमारा प्यारा सा यकृत। इसमें ये जो हरा कलर का चीज दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। ठीक है, क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका जो भार होता है लगभग 1.5 kg, 1.5 kg के आसपास होता है, जो ऊपर हमारे एब्डोमिनल कैविटी में दाहिने तरफ क्या होते हैं, लीवर होते हैं, और बाई तरफ क्या होता है, पेट की थैली होती है। पित्त का निर्माण यकृत करता है। पित्त जो बनता है वो कहाँ पर बनता है, यकृत में बनता है, लेकिन ये स्टोर कहाँ पर होता है, पित्ताशय में होता है। ठीक है, पित्त जो होता है वो क्या होता है, पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। क्षारीय और अम्लीय पता है ना, पीएच स्केल पता है। मान लीजिए ये पीएच स्केल है, पीएच स्केल पर वैल्यू कितना होगा, 0 से लेकर के 14 तक। न्यूट्रल वैल्यू इस पर कितना होता है, 7। अगर किसी चीज का पीएच 7 है तो हम क्या कहेंगे कि वो उदासीन है। अगर 7 से कम हो जाएगा, अगर 7 से कम होता जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, अम्लीय। क्या कहलाएगा, अम्लीय, जिसको हम एसिडिक नेचर बोलते हैं। और 7 से ज्यादा होता जाएगा तो क्या कहलाएगा, वो क्षारीय, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, क्षारीय। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे हमारा जो ये क्या कहते हैं पित्त होता है वो कैसा होता है, पीएच लेवल के अकॉर्डिंग वो क्षारीय द्रव होता है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। बात करते हैं पित्त के निम्नलिखित 2 मुख्य कार्य होते हैं। कौन कौन से काम होते हैं भाई, पित्त अमाशय से ग्राहनी में आए अम्लीय काइम को, काइम जो आता है, भोजन जो आता है अमाशय से, कहाँ पर, छोटी आंत में, उसकी अम्लीयता को क्या कर देते हैं, क्योंकि वो एसिडिक नेचर का होता है तो उसका एसिडिक नेचर को ये क्या करेगा, नष्ट करके उसको क्या कर देगा, क्षारीय कंडीशन में बदल देगा, जिससे क्या होगा कि अग्नाशयी रस यानी पैनक्रियाज से जो एंजाइम आते हैं उस पर एक्ट कर सके। ठीक है, पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का क्या होगा, विखंडन होगा, और फिर उसका इमल्सिफिकेशन, पाइसीकरण होता है, जिससे वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर क्या कर सकते हैं,
आसानी से एक्ट कर सकते हैं और फिर हमारा फैट क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अग्नाशय का जिक्र हुआ है तो थोड़ा सा अग्नाशय के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो पीला पीला सा प्यारा प्यारा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज आवर अग्नाशय। ये हमारा क्या है, अग्नाशय है। ठीक है, जिसको हम पैनक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, आमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी के को घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है जो क्या कहलाता है, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। अग्नाशय में अनेक अग्नाशयी रस यानी कि ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस नामक एंजाइम बनते हैं। ये सारे एंजाइम बनते हैं। ठीक है, इसमें इंसुलिन भी बनता है। याद रखिए, इसी इंसुलिन की कमी की वजह से लोगों में डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी होती है, जिसको हम मधुमेह कहते हैं। मधुमेह नामक रोग क्या होता है, हार्मोन इंसुलिन की कमी की वजह से ये रोग होते हैं। हमने छोटी आंत के बारे में बात कर लिया, अब भाई बड़ी आंत के बारे में भी तो बात करना पड़ेगा। ठीक है, बड़ी आंत के बारे में बात करते हैं। ये छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग यानी बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत को हम दो भाग में बांट सकते हैं। वैसे आप लोग आगे बढ़िएगा तो आप लोग 11th में पढ़िएगा, इसको 3 भाग में बांटते हैं। ठीक है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। जिस पार्ट पर ये जुड़ रहे हैं उस पार्ट को क्या बोलते हैं, सीकम। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, कोलोन। ये सारे पार्ट क्या कहलाएंगे, कोलोन। और ये वाला पार्ट क्या कहलाएंगे, रेक्टम। क्या कहलाएंगे, रेक्टम। ठीक है, आगे बढ़े तो हमारे लेवल पर क्या, 10th के लेवल पर दिया हुआ है कि इसको 2 भाग में बांट सकते हैं, कोलोन और रेक्टम, जिसको मलाशय बोलते हैं, जहां से हम क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल जो होता है हमारा फीकल मैटर, जिसको हम रिलीज करते हैं वॉशरूम जाके। ठीक है, छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है। एक छोटी नली होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। देखिए अभी हमें बताए थे कि ये छोटी आंत और ये बड़ी आंत, इस जगह पर एक पतली सी जो जगह होगी उसी को हम क्या कहेंगे, सीकम कहते हैं। सीकम के शीर्ष पर एक अंगुली जैसी रचना होती है। ठीक है, जिसका सिरा क्या होता है, बंद होता है। दरअसल यही अंगुली जैसी रचना क्या कहलाती है, अपेंडिक्स कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए, आप लोग देखना चाहें तो हम आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये जो अंगुली जैसी रचना दिख रहा है, एक पतली सी, ये जो पतली सी एक लेयर आई हुई है, इसी को हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, क्या कह रहा है, मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है। ठीक है, हमारे बॉडी में ये विसरल ऑर्गन ऑब्सेसी अंग के जैसे होता है। अब अपचा भोजन इलियम से कोलोन में से होते हुए कहाँ जाता है, रेक्टम में पहुंचता है। इसमें अपेंडिक्स का कोई रोल नहीं है। अपेंडिक्स का रोल होता है बाकी जंतुओं में, मानव में इसका कोई रोल नहीं है। बड़ी आंत के इन भाग में अपचे भोजन का अतिरिक्त जल भी अवशोषित होता है। जैसे हमने खाना खाया, कुछ चीजें पचता है, कुछ चीजें नहीं पचता, वो बड़ी आंत में चला जाएगा, लेकिन उसमें भाई पानी तो होगा, और हमारे बॉडी को पानी की जरूरत होती है, तो हमारा बॉडी क्या कर लेगा, बड़ी आंत के जरिए इसको रिटेन कर लेगा, वापस क्या कर लेंगे, इनको अवशोषित कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इनको अवशोषित कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अंत में जो अपचा भोजन है वो किसके रूप में, मल के रूप में हमारे मल द्वार से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जैसे समय समय पर मल द्वार के रूप में क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जाएगा कि जीवों के लिए पोषण क्यों जरूरी है। भाई क्यों जरूरी है, शारीरिक विकास के लिए जरूरी है, जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए जरूरी है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे, हमको एनर्जी नहीं मिलेगा, हमारे शरीर का ग्रोथ यानी विकास प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं पोषण की परिभाषा। पोषण किसे कहते हैं, तो वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। अब बात करते हैं स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है। स्वपोषण के लिए हम स्वपोषण कौन करता था, हरे पौधे, और उसके लिए क्या क्या चीज चाहिए उनको, सूर्य का प्रकाश चाहिए। ठीक है, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और
पानी एवं खनिज लवण चाहिए। ये सारी चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, परपोषण से आप क्या समझते हैं? क्या होता है परपोषण? इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं भोजन संश्लेषित न कर, यानी अपना भोजन खुद न बनाकर क्या करता है, भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, जैसे कि मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े इत्यादि। ठीक है, मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं? क्या कहते हैं, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतु और पौधों के शरीर से अपना भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे कि गोबर, छत्ता वगैरह हो गए, इसके एग्जाम्पल है। परजीवी पोषण के बारे में बात करें तो परजीवी पोषण क्या है, इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी से के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से क्या करते हैं, रह करके अपना भोजन प्राप्त करेंगे। प्राणी संपोषण जीव प्राणी संपोषी जीव किसे कहेंगे? वैसा जीव जिसमें वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी संपोषण तथा उस जीव को प्राणी संपोषी जीव कहते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, अमीबा हो गया, और भी कई सारे जीव आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से, अब लघुत्तरीय प्रश्न के तौर पर आता है हमारे सामने कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मौजूदगी जरूरी है। अगर ये नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। जितनी सारी चीजें हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन किस लेवल का आता है, बस यही सब क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे जाएंगे। ठीक है, अच्छे से आप A to Z कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, हर एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? भोजन के जटिल और घुलनशील अणुओं का सरल और घुलनशील अणुओं में विघटित हो जाना, यानी कि बदल जाना, क्या कहलाएगा? भोजन का पाचन कहलाता है। आगे बढ़े। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? हमने बात किया था 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। कौन कौन सी होती है? पैरेटिड होती है, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि होती है और सब लिंगुअल लार ग्रंथि होती है। याद रखिएगा 3 जोड़ी होती है। ठीक है, और इन ग्रंथियों के नाम भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। मनुष्य में आमाशय कितने भाग में बटा होता है? आपको बताए थे कार्डियक और पैलोरिक 2 भाग में। ठीक है, मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई हमने आपको क्या बताया था? 6 मीटर के लगभग होगा। इनको 3 भाग में बांटते हैं, ग्रहणी, जेजुनोम और इलियम। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में कितने प्रकार के दंत होते हैं? उनके नाम लिखे। मनुष्य में हमने आपको क्या बताया था? कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ठीक है, कर्तनक या इंसाइजर, भेदक या कैनाइन, अग्निचौर्णक या प्रीमोलर, ठीक है, चौवर्णक या मोलर। उसके बाद क्या है, और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? देखिए, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या होती है? क्या होती है? यह आमाशय में भोजन के साथ आए जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट करता है। यह निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को क्या करता है? सक्रिय पेप्सिन में बदल देते हैं। ठीक है, दीर्घ रोम, एक क्वेश्चन है, दीर्घ रोम क्या है? इसके कार्य को लिखिए। छोटी आंत के इलियम में अंगुली के समान उभरी हुई रचना पाई जाती है, जिसे हम दीर्घ रोम यानी कि विलाई कहते हैं। अगर मान लीजिए ये हमारा छोटी आंत है, इसमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसी को हम बोलते हैं विलाई या दीर्घ रोम। ठीक है, इसके कार्य पचे हुए भोजन का क्या करना होता है? अवशोषण करना होता है। अगर ये नहीं होगा तो भोजन पचेगा तो, लेकिन हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ठीक है, सजीवों के 4 मुख्य लक्षण क्या है? सजीवों के मुख्य 4 लक्षण है। श्वसन, ठीक है, गति, पोषण और उत्सर्जन। ये जितने भी सजीव है ये सारे काम करेंगे। ठीक है, आगे क्या बात करते हैं? अच्छा, गति के जगह पर परिवहन भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पित्त क्या होता है? मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है? पित्त हल्के हरे रंग का क्षारीय द्रव है जो यकृत की कोशिकाओं से स्रावित होकर पित्ताशय, जिसको गॉल ब्लैडर बोले थे, उसमें क्या होते हैं? संचित रहता है।
ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अगला हमारा क्या क्वेश्चन है, देखिए, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। पित्त के बारे में बात कर रहा है कि पित्त का क्या महत्व है। तो यह भोजन के अम्लीय कायम को क्या करता है, अम्लीयता को समाप्त करके उसे क्षारीय में बदल देता है, ताकि अग्नाशय रस के एंजाइम उस पर आसानी से क्या कर सके, क्रिया कर सके। यह भोजन के वसा का क्या करता है, विखंडन करता है एवं इमल्सिफिकेशन यानी पाइसीकरण भी करता था। ठीक है, पाचक एंजाइम का क्या काम है, यह वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। ये भोजन के अवयवों पर क्रिया कर उसका क्या करता है, विघटन करता है। आगे बात करते हैं, कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम लिखें। कोशिका के 4 अंग के बारे में पूछ रहा है। हम जानते हैं कोशिका में क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, राइबोसोम होते हैं, केंद्रक होते हैं, ये सब कोशिका के अंग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमारे आमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है। पाचक एंजाइम का निम्नलिखित कार्य क्या है। ठीक है, यह वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है। ये भोजन के अवयवों पर क्रिया कर उसका विघटन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु सजीव है, इसके निर्धारण के लिए किस मापदंड का उपयोग करेंगे। मतलब कैसे कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो है वो सजीव है। तो सबसे पहले इसमें क्या होंगे, सजीवों में क्या होते हैं, उपापचय की क्रिया होगी। ठीक है, इसमें जीव द्रव पाया जाएगा, सजीवों में पोषण और शोषण होगा, इसमें उत्तेजनशीलता होती है। ये सारी चीजें जिसमें पाया जाएगा उसको हम क्या कह सकते हैं कि ये सजीव है। अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने देखा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको कहते हैं। बड़े स्तर का प्रश्न क्या पूछा जा सकता है आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखें तो सबसे पहले क्या पूछा जाएगा, पोषण किसे कहते हैं, जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण का उल्लेख करें। मतलब पोषण के बारे में, और पोषण कितने प्रकार के होते हैं, क्या कैसे कैसे होता है उसके बारे में पूछ रहा है। हम जानते हैं कि जिस विधि द्वारा पोषक तत्व ग्रहण करते हैं पोषण कहलाता है। पोषण 2 विधियों द्वारा होता है, कौन कौन सा विधि है, स्वपोषण और परपोषण। पोषण 2 विधि द्वारा होता है, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण के बारे में बात करें, क्या होता है इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। कौन कौन जीव आते हैं, हरे पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्या कह रहा है, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरे पर निर्भर करते हैं उसको क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं, जिसमें हम लोग आ जाते हैं, बाकी कीड़े मकोड़े आते हैं। ठीक है, परपोषण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी, सब। ठीक है, सबके बारे में पूछ रहा है डिटेल से, तो सबके बारे में डिटेल से अपने को समझा देना है, मृतजीवी पोषण क्या होता है, परजीवी क्या होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संक्षेप में बोल रहा है समझाने के लिए। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, वैसा प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधा क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होते हैं, पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन, अमीबा का भोजन क्या है। अमीबा में पोषण का वर्णन करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अमीबा का भोजन क्या है, अमीबा में पोषण का वर्णन करें। क्या होता है देखते हैं, अमीबा का भोजन शैवालों के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम एवं अन्य छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अमीबा में पोषण का वर्णन। अमीबा में पोषण कैसे होता है, हमने आपको शुरू में चित्र दिखाया था अमीबा का, उसके अनुसार हम क्या देखते हैं कि ये कूटपाद होता है, उसको बढ़ा करके क्या करते हैं, भोजन को घेर लेते हैं और अंतिम रूप से भोजन को क्या करते हैं, अपने पार्श्व भाग में मिला करके क्या करते हैं, राजधानी का वो क्या करते हैं, उसको एंगल्फ कर लेंगे, फिर राजधानी में जाकर के उसका डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से वो क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद मनुष्य के आहार नाल का बोल रहा है, एक स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाने के लिए। ठीक है, आप लोग इस डायग्राम को याद रखिए, ये डायग्राम बहुत काम की चीज है। ठीक है, 5 मार्क में पूछा जाएगा। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, जिनके पास बुक होगा वहां पर भी ये डायग्राम दिया हुआ है, और नहीं होगा तो यहाँ भी पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को, यहाँ से भी आप बना सकते हैं इसको। ठीक है,
ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, जीवा हो गए, ये माउथ वाला पार्ट है, मुंह वाला, और ये हमारा नास द्वार है। यहाँ पर देखिए दोनों ही एक पॉइंट पर आकर के मिल रहे हैं ना, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते थे, इसी पॉइंट को फेरिंग्स बोले हुए थे। ठीक है, जिस रास्ते के जरिए खाना जाता है उसको हम ग्रासिका या ग्रासनली बोलते हैं। ठीक है, ये डायफ्राम होता है जो हमारे छाती वाले रीजन को, इस पूरे रीजन को और एब्डोमिनल पेट वाले रीजन को क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सारे अंग के बारे में आपको अच्छे से चर्चा कर देना है। ठीक है, सारे अंग के बारे में एक दो लाइन में कम से कम आपको उसका जिक्र कर देना है कि कौन क्या चीज है। हो जाएगा मनुष्य के आहार नाल का, मनुष्य के आहार नाल का जब आपने क्या कर दिया, मनुष्य के आहार नाल का आपने क्या कर दिया, अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दिया, बस हो गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, कुछ ऑब्जेक्टिव है। देखिए लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो इसको हम लोग दो पार्ट में कवर कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट आगे कर लेंगे। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव देखें तो क्या कहते हैं, जय प्रकरण किसे कहते हैं, वे सारी प्रक्रिया जीव के द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, क्या कहलाएगा, जय प्रकरण कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती, क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, जीवों में पोषण की प्रमुख दो विधियां कौन कौन सी है, स्वपोषण और परपोषण। ठीक है, हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, स्वपोषण। ठीक है, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, परपोषण। तीन प्रकार की परपोषण विधियों का नाम लिखें, मृतजीवी, परजीवी और प्राणीसम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में, कार्बन डाइऑक्साइड H2O की उपस्थिति होगी किसके, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक्ट करता है। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश को कौन ट्रैप कर लेगा, क्लोरोफिल, तो क्या बनता है C6H12O6, ग्लूकोज बनेगा, H2O फॉर्मूला है पानी का, पानी बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा और फिर ATP बनेगा, ऊर्जा बनेगा। ठीक है, आगे क्या बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पोत्पाद के रूप में क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है जिसको बाहर निकाल दिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लव के क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लव के क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है, क्योंकि इसी में क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है जो सूर्य की एनर्जी को पकड़ने का काम करता है, ट्रैप करने का काम करता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, हम जानते हैं सूर्य की प्रकाश पर हरित या क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O या खनिज लवण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं, हम जानते हैं वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। कवक एवं जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों होती है, आगे देखते हैं। ठीक है, क्यों होती है, सॉरी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं होता है। पोषण की दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु है, हमने क्या बताया था, प्राणी संभोजी। ठीक है, मनुष्य का आहार नाल कौन सी मुख्य अंगों में बटा हुआ है, मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत एवं बड़ी आंत। अब ये मनुष्य के आहार नाल का पूरा सिस्टम, पूरा स्ट्रक्चर पूछे तो आपको कम से कम इतना चित्र बना देना है। आगे बढ़ा जाए, आगे कह रहा है, ग्रसनी में स्थित दो छिद्रों के नाम बताए, कौन कौन थे, निगल द्वार और कंठ द्वार, याद है, हमने ऐसे बनाया हुआ था। आगे वाला क्या था, आगे वाला कंठ द्वार, पीछे वाला निगल द्वार। मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है, मुख, गुहा से शुरू होता है। मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, छोटी आंत के इलियम में। ठीक है, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है, हम जानते हैं क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधा क्या निर्माण करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। मृत जीवी को क्या कहा जाता है, अपघटक भी कहा जाता है मृत जीवी को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, पोषी कहलाते हैं। ठीक है, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, मृत जीवी। पत्तियों का कौन सा अंग कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का प्रवेश द्वार होता है, हम जानते हैं रंध्र। पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है, परपोषी। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, भोजन रसधानी में।
ठीक है। मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग क्या होते हैं? पाचन तंत्र। ठीक है। और क्या बात कर सकते हैं? मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना क्या कहलाता है? स्वाद कलियां कहलाता है। मुख गुहा से भोजन कहाँ तक पहुँचता है? मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? हमने क्या देखा था, कहाँ पहुँचता है? आमाशय में। चलिए बात करते हैं। मुख गुहा से भोजन ग्रसनी में पहुँचता है और फिर ग्रसनी के बाद कहाँ जाएगा? आमाशय में पहुँचेगा। ग्रासनली की दीवार में तरंग की तरह होने वाली सिकुड़ने एवं फैलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रमांकुंचन। देखिए ये जो ग्रास नली है, इसमें इसमें ये क्या करेंगे, एक ही समय पर ये क्या करते हैं, जैसे जैसे आप लोग गांव घर में बोलते हैं चाली, इस कीड़ा को देखे होंगे चलते हुए। ठीक है। कैसे सिकुड़ते और फैलते जाते हैं, वैसे ही मूवमेंट इसमें होती है। जैसे एक फूड पार्टिकल आता है वैसी मूवमेंट आती है। ऊपर से ये क्या होता जाएगा, सिकुड़ते जाएगा और नीचे से ऐसे फैलता जाएगा भोजन का पार्टिकल अंदर हमारे पेट की थैली में। आगे बढ़े। भोजन में मौजूद प्रोटीन होगा, प्रोटॉन लिखा गया। भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? पेप्सिन। और पेप्सिन जो है किसका सक्रिय रूप है? पेप्सिनोजन का। किसका? पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन का सक्रिय रूप है। ठीक है। आहार नाली के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? छोटी आंत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। ठीक है। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत में। छोटी आंत एवं बड़ी आंत को के जोर पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? सीकम। अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? बड़ी आंत के रेक्टम में। ठीक है। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है? इनेमल। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। ठीक है। आगे कहता है न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। याद रखिएगा, सेल से जुड़ा हुआ ये शब्द है, सॉरी क्वेश्चन है। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च में। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। ठीक है। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम कार्य करता है? ठीक है। प्रोटीन का पाचन पर कौन काम करेगा? ट्रिप्सिन। ठीक है। पेप्सिन भी काम करता है। आगे बढ़ते हैं। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। परिशेषिका हिस्सा है इसका आहार नाल का हिस्सा क्या कहलाता है? परिशेषिका। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल। ठीक है। आगे बढ़ा जाए। आगे कहते हैं हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन होगा? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, C6H12O6। ठीक है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अंतर्ग्रहण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधों में। ठीक है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कूटपाद के द्वारा। ठीक है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? हम जानते हैं लाइपेज एंजाइम काम करता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृत जीवी। ठीक है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है, कैसा होता है? वो क्षारीय होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ एक उभयलिंगी जंतु है। उभय मतलब दोनों। ठीक है। इनमें दोनों लिंग प्रेजेंट होते हैं। सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी। ठीक है। आगे क्या कहता है? स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। कितने कितने क्षमता पर? 10x पर देखा जाता है। ठीक है। एक वयस्क मनुष्य में दांतों की जो संख्या होती है वो 32। कूटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। क्लोरोफिल के बारे में बात करते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है कैसा? हरा। ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है आयोडीन की कमी से। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कहाँ से? जल से। ठीक है। आगे बढ़ा जाए। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ पर? क्लोरोफिल में। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है।
जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वृद्धि। जहाँ पर भी जीवन है वो वृद्धि करते रहेंगे। तो याद रखिएगा, आंतरिक वृद्धि होगा। ठीक है। ग्रहणी भाग है किसका? छोटी आंत का। प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ, कब? दिन में। मृतजीवी का उदाहरण है क्या? गोबर छत्ता एक मृतजीवी का उदाहरण है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है क्या? द एंड। ठीक है। इस चैप्टर से आपका जो पहला चैप्टर है, ठीक है, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा 100% गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा अगर आप इतना करके चले गए तो। ठीक है। इस इस लेक्चर को क्या कर देना है आपको, अगर आपको लगे कि ये हेल्पफुल है तो लाइक शेयर, ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। और अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिए, वैसे दोस्तों के पास जो इस बार क्या हो रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, जो इस बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है। बाकी चीजें हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है। हर रोज लेक्चर आएगा और आपको पीडीएफ वगैरह भी मिलता जाएगा। ठीक है। तो आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है। और याद रखिएगा, किसी को कुछ आता है या नहीं आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक कहावत है कि हार से पहले हार और जीत से पहले जीत कभी नहीं माननी चाहिए। ठीक है। तो समय अभी कम है, लेकिन किसी को अगर लग रहा है कि हमको नहीं आ रहा है, हम हार जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप अंतिम समय तक क्या करना है आपको, अपना प्रयास करते रहना है। और प्रयास जो करता है वही सफल होता है। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।